हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और क्लास 10th का 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। अपन इसके 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है धातु एवं अधातु का। तो यहाँ पे अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं देखते हैं। पहले धातु की परिभाषा और भौतिक गुण, और अधातु की परिभाषा व भौतिक गुण, और धातुओं के रासायनिक गुण और सक्रियता श्रेणी के बारे में इतना पढ़ चुके हैं। 4 तक यानी सक्रियता श्रेणी तक पढ़ चुके हैं। आइए अपन अब देखते हैं धातुएं एवं अधातुएं। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करेंगी। तो यहाँ पे ये टॉपिक इसका कि सोडियम ऑक्सीजन या मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है कि यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो यहाँ पे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और किसी भी धातु एवं अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए उस धातु का। जैसे Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है अपन के लिए, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक क्या पता होना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है। क्या है, 11 है। तो जैसे पहले कक्षक में कितने होते हैं, 8 से जे है। तो यहाँ पे देखो, जे यहाँ पे छोटा डायग्राम दिया है। तो पहले कक्षक में कितने आते हैं, 2 सोडियम के 2 आ गए परमाणु, और फिर दूसरे में 8 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और तीसरे वाले कोष में क्या आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पहले अपन को उस धातु या अधातु की परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग क्या चल जाएगा पता अपन के लिए कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है। जैसे सोडियम का 11 है, तो इसके लिए पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। पहले कक्ष में क्या रखे गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। और दूसरे कक्ष में कितने आए हैं, 8। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ठीक है, 8 ही आते, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जो 1 बचा है वो किस में आ गया, लास्ट वाले में आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो पहले कोष के लिए क्या बोलते हैं, पहले कोष के लिए क्या बोला जाता है, पहले कोष को बोला जाता है के। पहले कोष के लिए के बोला जाता है। दूसरे कोष के लिए क्या बोला जाता है, एल बोला जाता है। और जो तीसरा गोला बना है उसके लिए एम बोला जाता है। और एक और होता है चौथा गोला, उसके लिए एन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 11। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे 2 और 6 8 हो गए। अब इसके लिए अपन को किस में भरना है, कोषों में भरना है। तो देखो 2 कोष हो गए, 1 कोष और ये 2 कोष ले लिए अपन ने, 2 कोष ले लिए। अब इसमें पहले में तो पता ही है अपन के लिए 2 ही भर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले में कितने होते हैं, 8 होते हैं। पर यहाँ पे तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो अपन क्या भरेंगे, इसमें 6 भर देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो जी क्लियर होगा आपके लिए। तो पहले कक्ष को क्या बोला जाता है, के, और दूसरे वाले कक्ष को क्या बोला जाता है, एल। ठीक है, तो यहाँ पे किसका निकाल लिया अपन ने, ऑक्सीजन का निकाल लिया है अपन ने, क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपन किसका निकालेंगे, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 होता है। तो जो गैस टूटते हैं, पहले कक्ष में 2 आएंगे, दूसरे कक्ष में 8 आएंगे, और तीसरे कक्ष में 2 आएंगे। तो पहला कक्ष
पहला कक्ष है, पहले कक्ष में कितने आ गए, 3 कक्ष बन गए अपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले कक्ष में तो 2 ही भरे जाएंगे, भर दिए। दूसरे कक्ष में 8 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। और तीसरे वाले कक्ष में भी 2 की ज़रूरत है, तो एक भर गया और 2 भर गए, तीनों कक्ष हो गए। पहले वाले कक्ष को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, और दूसरे वाले कक्ष को एल बोलते हैं, एल बोला जाता है। और तीसरे वाले कक्ष को एन बोला जाता है, एम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए मैग्नीशियम का भी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है, तत्वों के प्रकार और तत्व और परमाणु संख्या और कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले अपन को किसी भी धातु के निकालने के लिए पहले अपन देखते हैं उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट मतलब अच्छी गैसें कौन कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम Fe, नियॉन Ne, आर्गन क्या होती है Ar। और धातुएं कौन सी होती हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और अधातुएं कौन कौन सी होती हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होती है। तो अब इन धातुओं या धातुओं के परमाणु क्रमांक भी होते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। नियॉन का कितना है, 10 है। और आर्गन का कितना है, 18 है। सोडियम का कितना है, 11 है। मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। तो जिसके परमाणु क्रमांक हैं। और यहाँ पे जी कोषों के अंदर कौन कौन से कोष के अंदर कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पे 4 कोष होते हैं, KLM, N 4 कोष होते हैं। तो यहाँ पे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 2 है। तो ये किस में आएगा, पहले कक्ष में आएगा। तो किसके अंदर आएगा, के अंदर रखा जाएगा। दूसरा देखो नियॉन है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है। तो वो किसके अंदर रखा जा रहा है, वो 10 है, तो 2 और 8 में टूट रहा है। पहले में 2 भरे जाते हैं, तो वो के अंदर आ रहा है। और दूसरे में 8 भरे जाते हैं, उसका आ रहा है एल। और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, 18 होता है। तो उसके लिए 2 8 8 में तोड़ते हैं। तो पहले कक्ष में 2 भरे जाएंगे, दूसरे में 8 भरे जाएंगे और तीसरे में 8 भरे जाएंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। और इसे कोषों में भरने के लिए 2 8 1 में भरते हैं। पहले कक्ष में 2 आता है, दूसरे में 8 आता है और तीसरे में 1 आता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसे पहले कक्ष में 2 भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं और तीसरे में 2 भरा जाता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसे पहले कक्ष में 2 भरा जाता है, दूसरे कक्ष में 8 भरा जाता है और तीसरे कक्ष में 3 भरा जाता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसे पहले कक्ष में 8 भरा जाता है, दूसरे में 8 भरा जाता है, तीसरे में भी 8 भरा जाता है और चौथे में 1 भरा जाता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। इसे पहले कक्ष में 2 भरा जाता है, दूसरे कक्ष में 8 भरा जाता है, तीसरे कक्ष में भी 8 भरा जाता है और चौथे कक्ष में 2 भरा जाता है। अब क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसे पहले कक्ष में 2 भरा जाता है और दूसरे कक्ष में 5 भरा जाता है। हो गया मिला के 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो इसे पहले कक्ष में 2 भरा जाता है, दूसरे में 6 भरा जाता है। और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसे पहले कक्ष में 2 भरा जाता है और दूसरे में 7 भरा जाता है। ठीक है, और अपन देखते हैं कुछ नोट्स। इसमें नोट है, जो क्या है, इसमें नोट है, परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोरीन आयन, देखो यहाँ पे क्या करें,
देखो जी सोडियम है और जी क्लोरीन है। विपरीत क्या बोल रहे हैं, विपरीत आवेश होने का मतलब सोडियम में प्लस चार्ज होता है और क्या होता है क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या बोल, विपरीत आवेश होने के कारण ये दोनों क्या हो रहा है, परस्पर आकर्षित होते हैं। एक प्लस का है सोडियम और एक माइनस का क्लोरीन है, तो ये एक दूसरे के साथ अपने मतलब आकर्षित हो रहे हैं तथा मजबूत स्थित वैद्युत बंध कर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित होते हैं। एक बना रहा है सोडियम प्लस चार्ज देता है और क्लोरीन माइनस चार्ज देता है, और जब ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग बंध बना लिया जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यह विपरीत आयनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो नोट याद रखना है कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन अब क्या देखते हैं, आयनिक बंध, जो परीक्षा के बेस से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आयनिक बंध क्या होता है, धातु एवं अधातु धातु के अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक बंध कहा जाता है। इसमें क्या कर, धातु जब अधातुओं को इलेक्ट्रॉन मतलब धातु है ना, धातु के इलेक्ट्रॉन जब अधातु में जाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोला जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के देखो यहाँ पे क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन के यहाँ जी बिंदु दिए हैं, एक बिंदु यहाँ पे दी है और दो बिंदु यहाँ पे, दो बिंदु यहाँ पे, दो बिंदु यहाँ पे, जी क्या है, इनके लिए काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी जी, 8। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बताए गए 8 है। मैग्नीशियम का यहाँ पे 2 बता दिया, 2 बिंदु हैं और यहाँ पे क्लोरीन, तो एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन, तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, उनके लिए ऋण आयन दे रहा है क्लोरीन को। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस होता है और क्लोरीन के पास माइनस होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ना, जो मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में, तो इसको क्या बोला जाता है, इस वाले बंध को, जो ऐसा वाला बंध है, से क्या बोला जाता है, आयनिक बंध बोला जाता है। जो बीच में बंध लगा है ना मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में, तो ऐसा बंध जो लगा है उसे क्या बोला जाता है, आयनिक बंध बोला जाता है। ठीक है, अब इसके सामान्य गुणधर्म के बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे आयनिक के सामान्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्म हैं। सबसे पहले क्या आएगा, भौतिक। सबसे पहले क्या देखें अपन, भौतिक प्रकृति। तो यहाँ पे क्या है, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, धन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बंध होता है, वो तो हो ही गए। देखो यहाँ पे बताया था ना उस वाले में, सोडियम क्या है, प्लस वाला है और क्लोरीन क्या है, माइनस वाला है, और जी बनाएंगे क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इनके बीच क्या होता है, आकर्षण बंध बहुत मजबूत होता है। तो ये क्या करते हैं, ये यौगिक सामान्य भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर भी नहीं टूटते। यहाँ पे भौतिक प्रकृति में एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, प्लस माइनस आपस में आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के बाद इतना स्ट्रांग मजबूत बॉन्ड बनाते हैं कि ये टूटते नहीं हैं और क्या हो जाता है, और कितना भी दाब डालो पर ये टूटते नहीं हैं। दूसरा देखें, गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक
बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की विपरीत पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इनके लिए तोड़ने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा चाहिए। सोडियम और क्लोरीन के लिए तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है, घुलनशीलता। अब घुलनशीलता वो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे घुलनशीलता है तो विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, केरोसिन पेट्रोलियम में नहीं मिलते जी। चौथा देखते हैं, विद्युत चालक। विद्युत चालकता क्या कहलाती है, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक गलत अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलत अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का संचालन करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, विद्युत चालनता क्या कहलाती है। तो एक कटोरी में अपन क्या लो, जल लो, उसमें एक बल्ब और एक बैटरी जोड़ दो शुद्ध पानी में, और उसके लिए जलाओ तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ एक ही आयन है, मतलब प्लस चार्ज बस है उसके अंदर। लेकिन अपन उसके अंदर, उस कटोरे के अंदर प्लस चार्ज है तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर उसमें अपन उस कटोरे के पानी में जल मिला देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, तो बल्ब जल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक प्लस वाला चार्ज और एक माइनस वाला चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये जल में गमन करते हैं, जिसके कारण विद्युत ऊष्मा प्रभावित होती है। सोडियम प्लस क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देते, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं और बल्ब जल जाता है। ठीक है। और अब यहाँ पे क्या क्या देखें, धातुओं का निष्कर्षण। यहाँ पे क्या देखा जाए, धातुओं का निष्कर्षण। तो यहाँ पे अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण अथवा धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है। जैसे धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त पद खनिज की परिभाषा पढ़ें। पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। तो खनिज की परिभाषा क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी की भूपटल में तत्व और जो यौगिक पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। यह पृथ्वी से अशुद्धियों के साथ प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, अशुद्धियों के साथ प्राप्त होते हैं। और इसके उदाहरण क्या हैं, CuFeS2, कॉपर पाइराइड, इसमें कॉपर तथा आयरन उपस्थित होता है। कॉपर दोनों चीज़ उपस्थित होती हैं, उसे खनिज कहा जाता है। और कुछ अशुद्धियाँ लेके प्राप्त होंगे जी। दूसरा क्या है, अयस्क इम्पोर्टेंट है। अयस्क की परिभाषा और खनिज की परिभाषा एग्जाम में आ सकती है, तो अच्छे से पढ़ना है। अयस्क वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च के साथ किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। यहाँ पे एक परिभाषा और इसकी दी गई है,
सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जे वाली इम्पोर्टेंट है, एक शब्द में आ सकती है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन को कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पे कॉपर के अयस्क, कॉपर का अयस्क क्या है, कॉपर का अयस्क क्या है, CuFeS2। तो ये क्या है, CuFeS2 कॉपर पाइराइड। और दूसरा क्या है, Cu2O क्यूप्राइट। और Cu2S कॉपर ग्लास। लोहे के अयस्क क्या हैं, Fe2O3 हेमेटाइट होता है, Fe3O4 मैग्नेटाइट होता है। जिंक के अयस्क हैं ZnCO3 फेलामाइन। और जिंक सल्फेट का है ZnS जिंक ब्लेड होता है, और ZnO जिंक ऑक्साइड होता है। मरकरी के अयस्क हैं HgS सिनेवार होता है। एल्यूमिनियम के अयस्क हैं Al2O3 2H2O बॉक्साइड। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर अधातुओं को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं, पहला भाग क्या है, निम्न अभिक्रिया धातु। दूसरी है मध्य अभिक्रिया धातु। तीसरी है अधिक अभिक्रिया धातु। और यहाँ पे क्या है, सक्रियता श्रेणी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। तो यहाँ पे क्या है, कम क्रियाशील होने के कारण केवल गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। क्या कह रहे हैं, कम क्रियाशील होने के कारण इसे गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त हो गई। उदाहरण के लिए क्या दिया गया है, जब शनिवार अयस्क को गर्म किया जाता है तो यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, देखो 2HS शनिवार, दो शनिवार ले रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं 3 क्या ले रहे हैं, 3 ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसको गर्म किया जा रहा है तो क्या बन रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, दो शनिवार और 3 ऑक्सीजन को क्या करें, जल में गर्म करा जाए तो क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो 2HgS + 3O2 आपस में अभिक्रिया करके 2HGO + 2SO2 अभिक्रिया मतलब उत्पाद बनाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब इसे पुनः गर्म करने पर इसको फिर से गर्म किया जाए तो क्या बनाएंगे, तो दो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और क्या और इसको गर्म करेंगे तो क्या बनाएंगे कि दो मर्क्यूरिक और 1 ऑक्सीजन प्राप्त होगा अपन को। और इसमें कुछ नोट है जो इम्पोर्टेंट है। तो Hg + आयन देखो Hg+1 मर्क्यूरस होता है और Hg+2 मर्क्यूरिक होता है। अगर आ जाए कि मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में अंतर क्या है, तो Hg इधर भी है और Hg इधर भी है, पर यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज और इधर पे क्या है, माइनस चार्ज है। इसके कारण ये क्या हो गया, मर्क्यूरस में प्लस चार्ज होता है और मर्क्यूरिक में +2 चार्ज होता है। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अब सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी
में मध्य में आने वाली धातु के अयस्क सल्फर या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो सल्फ्यूरिक अयस्क क्या करेंगे, भर्जन करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, और कार्बोनेट अयस्क का निष्पादन करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है। आइए अपन यहाँ पे भर्जन और निष्पादन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भर्जन क्या कहलाता है। भर्जन सल्फर अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि वह पिघल ना जाए। यह सल्फर अयस्क धातु में बदल जाती है। सल्फर को इतना गर्म किया कि वो किस में बदल गई, सल्फर अयस्क में बदल गई। जैसे कॉपर ग्लास में गर्म करा इसके लिए तो Cu2S+O2। तो कॉपर ग्लास को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया गया तो क्या प्राप्त हो गया, क्या अभिक्रिया प्राप्त हुई, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुई, Cu2O। ठीक है। अब निष्पादन क्या कहलाता है। कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगी। जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिंक कार्बोनेट प्राप्त होगी। तो यहाँ पे भर्जन और निष्पादन की परिभाषा परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है, तो उसे क्लियर आप लोग को जो क्लियर होगी। आगे चलते हैं। और अब क्या पढ़ना है अपन के लिए, ऑक्साइड अयस्क धातु। ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन। यहाँ पे Cu2O+C कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पे C पता है क्या है, जो C है ना वो गालक का कार्य करता है। जो C है ना यहाँ पे जो C दिया गया है, जो इधर पे C दिया गया है वो किसका काम करता है, C गालक का कार्य करता है। C है वो क्या करता है, इधर पे गालक का कार्य करता है। तो Cu2O कॉपर ऑक्साइड और C जब अपन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या देगा, दो कॉपर और CO कार्बन ऑक्साइड देगा। तो C है जो यहाँ पे जो C है वो क्या करता है, गालक का कार्य करता है, अर्थात गलाने का कार्य करता है। और ZnO जिंक ऑक्साइड और C मतलब गालक का कार्य करता है। तो जिंक और कार्बन या गालक आपस में क्रिया करेंगे तो जिंक देंगे और CO देंगे। ठीक है। अब अपन क्या पढ़ते हैं, अब पढ़े अपन सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सबसे ऊपर आने वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं से शुरू करने के लिए विद्युत अपघटनीय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, विद्युत अपघटनीय विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए क्या है, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, K पोटेशियम इत्यादि। तो यहाँ पे जो क्या है, धातुओं का परिष्करण। यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन पे, विद्युत अपघटनीय विधि यहाँ पे यूज हो रही। विद्युत अपघटनीय विधि क्या कहलाती है, जब अपन एक बीकर में, कांच के बीकर में क्या ले लें, दो छड़ें ले लें। एक ले लें प्लस वाली को क्या बोलते हैं, एनोड बोलेंगे, और माइनस वाले को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। एक प्लस की छड़ है जो मोटी दिख रही है आपके लिए, और एक क्या है, पतली छड़ है, वो क्या माइनस की कैथोड वाली, वो पतली दिख रही है। तो एक छड़ है जो प्लस वाली, उसको एनोड बोलते हैं, और वो कैसी, अशुद्ध छड़ है।
वो कैसी अशुद्ध छड़, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। लेकिन जो माइनस वाली है, जो कैथोड है, उससे क्या वो वाली छड़ कैसी है, पतली है, पतली दिख रही, वो कैसी है, शुद्ध छड़ है। ठीक है। जब इसके लिए CuSO4 विद्युत अपघटनी में रखा जाता है, तो जब देखो इसमें जो रख दे रहे हैं, जो भर दे रहे हैं लिक्विड, CuSO4 विद्युत अपघटनी इसमें जल में रखेंगे। और इसके लिए यहाँ पे क्या जोड़ी, देखो 2 तार जोड़ दिए हैं, एक जोड़ दिया प्लस वाली छड़ के, एक वाली प्लस वाली छड़ में जोड़ दिया, दूसरे वाली में माइनस वाली छड़ में। और जब इसमें करंट दिया जाता है तो एक प्लस, देखो इधर पे प्लस वाला, इधर माइनस वाला, जब इसमें बटन चालू करते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है। तो फिर क्या होता है कि जो मोटी वाली छड़ है वो पतली होती जाती है, और जो इसकी अशुद्धियाँ हैं मोटी वाली छड़ की, वो पतली वाली छड़ में चिपक जाती हैं, और पतली वाली छड़ में चिपक जाती हैं। और जो अशुद्धियाँ बचती हैं इस छड़ की, तो वो कहाँ बैठ जाती, नीचे यहाँ पर बैठ जाती हैं अशुद्धियाँ। ठीक है। और ये प्रक्रिया जब तक चलती है, जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि ये मोटी छड़ पूरी तरह से पिघल ना जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपघटनी विधि क्या है, एक बार फिर से क्लियर करें तो एक अपन बीकर में 2 छड़ें लेंगे, एक कैथोड, एक लेंगे एनोड वाली जो मोटी होगी, जो प्लस वाली होगी, दूसरी होगी कैथोड वाली जो माइनस वाली होगी। तो जो मोटी वाली छड़ होती है वो अशुद्ध होती है, जो पतली वाली होती है वो माइनस वाली और शुद्ध होती है। तो यहाँ पे इसमें CuSO4 का लिक्विड मिला के और इसमें करंट फ्लो करते हैं, इसमें करंट फ्लो करते हैं। तो क्या होता है, जो मोटी वाली छड़ है ना वो पिघलने लगती है, और पिघल कर किससे, पतली वाली छड़ से चिपक जाती है, और पतली वाली छड़ मोटी हो जाती है। और जो अशुद्धियाँ होती हैं इस मोटी वाली छड़ की, वो यहाँ पर बैठ जाती हैं नीचे, वो अशुद्धियाँ यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगी। और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी, जब तक मोटी वाली छड़ है ना वो पूरी तरह से ना पिघल जाए। तो ये अपघटनीय विधि है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे जे लिखा है, जे ने क्या दे दिया, यहाँ पे अपन के लिए लिख के दे दिया, इतनी सारी विधि देखो, जे लिख के दे दिया इतना सारा, तब क्या हो गए जी, क्या लिखा है इतना सारा। तो यहाँ पर जो हमने समझाया है ना आप लोगों को, तो यहाँ पर वो इतना सारा लिखा है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, धातुओं को शुद्ध प्राप्त करने के लिए उनका शोधन किया जाता है। शोधन करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड प्लस चार्ज और शुद्ध धातु को माइनस चार्ज के रूप में रखा जाता है, और इन 2 छड़ों को आपस में लटका देंगे और इसमें करंट फ्लो कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कि धातु का लवण होता है, जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तब धातु आयन Cu+2 आयन बनाने लगती है। यह आयन शुद्ध धातु की पतली छड़ में चिपक जाते हैं और पतली छड़ मोटी हो जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक अशुद्ध धातु वाली मोटी छड़ से धातु पूरी तरह ना निकल जाए। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और अशुद्धियाँ बर्तन में नीचे बैठ जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। जो अशुद्धियाँ नीचे बैठती हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एनोड बंक। तो आपको क्लियर होगा जी। अपन आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, संक्षारण क्या कहलाता है। ठीक है, तो संक्षारण, जब कोई धातु वायु, नमी या रासायनिक पदार्थ के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तब इस प्रक्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। किस से नष्ट हो जाती है कोई धातु, वायु और रासायनिक पदार्थ से नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चांदी की
वस्तु काली हो जाती है। देखिए मम्मी लोगों की पायल बिछिया, कोई भी चांदी की चेन वगैरह, तो वो कुछ समय पहनने के बाद वायु के संपर्क से वो कैसी हो जाती है, काली पड़ जाती है, देखी होगी। फिर उसको धुलवाया जाता है। दूसरा क्या है, कापर पर हरे रंग की परत का चढ़ जाना। कापर है, उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे में जंग लग जाती है। ये तो अपन आसपास देखते हैं ना अपने वातावरण में, ये तो होता ही रहता है। जंग लग गए, दरवाजे में जंग लग जाती है, ठीक है, खिड़कियों में जंग लग जाती है, हवा या पानी के संपर्क से, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि संचारण वायु में नमी या रासायनिक पदार्थ के कारण होता है। तो यहाँ पे सुरक्षा, अपन इसकी सुरक्षा कैसे करें, है ना। तो यहाँ पे सुरक्षा देखेंगे तो पहले क्या करेंगे, यशत लेपन मतलब किसी धातु को संरक्षण से बचाने के लिए उसका यशत लेपन करते हैं। जब दो धातुओं को गलाकर एक तीसरी धातु बना ली जाती है, यह प्रक्रिया यशत लेपन कहलाती है। दो वस्तुओं को लाकर, दो वस्तु हैं, एक वस्तु दो वस्तु, दोनों वस्तुओं को गलाकर एक तीसरी बना ली अपन ने, एक तीसरी बना ली, तो उसे क्या बोला, यशत लेपन बोला जाता है। तीसरा क्या है, मिश्र धातु बनाकर। जब किसी धातु को संरक्षण से बचाने के लिए जब किसी धातु को संरक्षण से बचाना होता है तो दो वस्तुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु बनती है, उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। तीसरा क्या है, तीसरा है पेंट कर। अपने देखा होगा, अगर दरवाजे में क्या जंग लग जाए या खिड़कियों में जंग लग जाए तो धातुओं को संरक्षण से बचाने के लिए उस पर चिकनी पेंट कर दी जाती है, देखा होगा, बानस पोत दिया जाता है। चौथे नंबर का है ग्रीस या तेल लगाकर। जिन धातुओं को संरक्षण से बचाना होता है उन पर ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है, जिससे नमी उसकी सतह से दूर रहती है। दरवाजे में पेंट पोत कर और उसमें ग्रीस लगा दिया जाता है, और क्या लगा दिया जाता है, तेल लगाकर उसे संरक्षण से बचा सकते हैं। तो संरक्षण ये वाला टॉपिक है, परीक्षा के बेस से वेरी इम्पोर्टेंट है, उसकी परिभाषा और उसके बचाव, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु की परिभाषा, दो या दो से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, दो धातुएं मिलकर एक संगामी मिश्रण बना देती हैं। मिश्र धातु गलत धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा कर देती हैं। देखो, दो वस्तुएं मिल गई तो समांगी मिश्रण बन गया, और मिश्र धातु गलत धातुओं को उचित मात्रा में ठंडा कर देती हैं, ठंडा करके मिश्र धातु बन गए। जैसे पीतल है तो कापर कितना है, 70%, जिंक है 30%, तार मशीन, इससे क्या होता है, कापर और जिंक से क्या बनाए जाते हैं, तार मशीनों के पुर्जे और बर्तन। तार बनाई जाती है जिंक से और कापर से, और मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं, और क्या करा जाता है, बर्तन बनाए जाते हैं। कांसा 88% होता है, और SN 12% होता है। तो इससे क्या बनाया जाता है, बर्तन और मूर्तियां बनाने के काम में आता है कांसा। जर्मन सिल्वर, तांबा 55% और जस्ता 25% और निकेल 20% होता है। सोल्डर, इसमें सीसा 67 तथा टिन 33% होता है। और लास्ट है जो अपन क्या पढ़ेंगे, अमलगम क्या कहलाता है। आप लोगों को पता है अमलगम क्या कहलाता है। यदि किसी धातु को पारा Hg के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। यदि किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दी जाए तो उसे अमलगम कहा जाता है। कुछ धातुएं जैसे सोना,
चांदी, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी में मिलाकर अमलगम बनते हैं, परंतु लोहा और प्लेटिनम धातु अमलगम नहीं बनाती। ठीक है, कौन कौन सी नहीं बनाती? ये दो धातुएं हैं, जो दो धातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं? लोहा और प्लेटिनियम है, जो क्या नहीं बनाती? अमलगम नहीं बनाती। तो ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के बेस से। आई होप आपके लिए जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।